बीबीसी दुनिया में आज देखिए, ट्रंप टैरिफ से दुनिया भर के शेयर बाजारों में भारी गिरावट का दौर जारी। शेयर बाजार में उथल-पुथल, एशियाई बाजारों समेत यूरोपीय बाजारों में गिरावट, ग्लोबल ट्रेड वॉर की बड़ी चिंता। लेकिन ट्रंप ने कहा, कभी-कभी चीजें ठीक करने के लिए लेनी पड़ती है दवा। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। जानेंगे ट्रंप का अमेरिका में भी क्यों कर रहे हैं कुछ लोग विरोध। इसके अलावा कार्यक्रम में आज गजा पर रात भर हुए इजरायली हमले, मारे गए कम से कम 20 लोग। हमलों को देखते हुए कब्जे वाले वेस्ट बैंक में लोगों ने किया हड़ताल का ऐलान, स्कूल, बैंक और दुकानें बंद। पाकिस्तान में अवैध तरीके से रह रहे अफगान नागरिकों पर कार्रवाई जारी। बीते रविवार को 1600 से ज्यादा अफगान नागरिकों को भेजा गया वापस अफगानिस्तान। पाकिस्तान सरकार ने दी थी सभी को 31 मार्च तक देश छोड़ने की डेडलाइन। दिखाएंगे पाकिस्तान से खास रिपोर्ट। और नेपाल में चीन के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैसे धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं ऑटो मार्केट पर अपना दबदबा। दिखाएंगे नेपाल से स्पेशल रिपोर्ट। और जैसी आशंका थी वैसा ही हुआ। आज यानी सोमवार को एशिया के साथ यूरोप के बड़े शेयर बाजारों में खुलते ही भारी गिरावट दर्ज की गई और अब आर्थिक मंदी का डर भी सताने लगा है। दरअसल 2 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे, जिसके बाद से ग्लोबल रिसेशन की चिंता बढ़ गई थी। जापान के स्टॉक इंडेक्स निक्केई में 7.8% की गिरावट, हांगकांग के हैंग सेंग में 13.2% की गिरावट दर्ज की गई। अमेरिकी बाजार में भी गिरावट देखने को मिल रही है। और भारत में भी निफ्टी में 3.25% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। वहां सेंसेक्स 2200 से ज्यादा अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। क्या ऐसा आगे भी जारी रहेगा या मार्केट जल्द संभल पाएगा, बता रहे बीबीसी संवाददाता अरुणोदय मुखर्जी। लेकिन विशेषज्ञों का ये मानना है कि अभी जो ये उथल पुथल नजर आ रही है, ये अभी फिलहाल कुछ दिनों तक नजर आएगी। लेकिन उम्मीद ये है कि भारतीय और यूएस ऑफिशियल्स के बीच में जो ट्रेड टॉक्स अभी जारी हैं, उनमें अभी उम्मीद कायम है कि शायद दोनों देशों में कोई समझौता हो सकता है। तो इस बात को लेकर अभी भी चर्चा जारी है। जो दूसरी चीज़ विशेषज्ञ हम लोगों को बता रहे हैं वो ये है कि बाकी के जो एशियन इकोनॉमीज़ है उनमें टैरिफ्स भारत से भी कई ज़्यादा प्रतिशत है। तो क्या भारत इस चीज़ को एक फ़ायदे के रूप में देख सकता है? खास करके टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन्स जैसे क्षेत्रों में क्या भारत अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकता है, क्योंकि बाकी देशों में टैरिफ्स और ज़्यादा है। तो यही सब चीज़ें जो है विशेषज्ञ देख रहे हैं और भारत आगे क्या रणनीति अपनाता है ये भी देखा जाएगा। लेकिन अभी तक पूरी नज़र जो है शेयर बाज़ार पर गड़ी हुई है और किस तरीके से ट्रेड टॉक्स आगे बढ़ते हैं। और बुधवार से लगभग 60 और देशों पर टैरिफ लागू हो जाएंगे। दुनिया के कई देश फिक्रमंद हैं, लेकिन इस बीच ट्रंप अपने रुख पर कायम है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि यह कदम उनके देश के लिए सही फैसला है। बाजार में क्या होने वाला है ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, मगर हमारा देश ज्यादा ताकतवर हो गया है और आने वाले वक्त में ये और होगा। ये आर्थिक रूप से दुनिया का सबसे प्रभावशाली देश होगा, जो कि इसे होना ही चाहिए। और बाजारों में इस गिरावट के क्या मायने हैं, समझा रही है बीबीसी की एशिया बिजनेस रिपोर्टर मोरिको ओई। कुछ विश्लेषकों ने इसे फाइनेंशियल ब्लडबाथ तक कहा, क्योंकि जैसा हमने पूरे दिन देखा, इससे ये भी पता चलता है कि आज शेयर बाजारों में गुरुवार और शुक्रवार की तुलना में ज्यादा स्टॉक्स बेचे गए। ऐसा इसलिए भी क्योंकि निवेशक बढ़ते ग्लोबल ट्रेड वॉर और ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। और इस बीच पिछले वीकेंड पूरे अमेरिका में बड़ी तादाद में लोग डोनाल्ड ट्रंप के विरोध में प्रदर्शन करते सड़कों पर नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा व्हाइट हाउस में लौटने के बाद ये उनके खिलाफ अब तक के सबसे बड़े प्रदर्शन थे। ये तस्वीरें बॉस्टन, शिकागो, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी से हैं। इन प्रदर्शनों का मकसद था दुनिया को ये बताना कि किस तरह ये लोग ट्रंप के शासन के तौर तरीकों से परेशान हैं और सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को लेकर उनके एजेंडे से नाखुश हैं। अब तक चीन अकेला देश है जिसने अमेरिकी टैरिफ का जवाब देते हुए सभी अमेरिकी आयातों पर 34% रिटालिएटरी टैरिफ लगाया है। हालांकि कई देश बातचीत के लिए तैयार हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक टैरिफ की घोषणा के बाद अब तक लगभग 50 देश और टेरिटरीज बातचीत के लिए ट्रंप प्रशासन से संपर्क कर चुके हैं। और अब रुख गजा का, जहां कल रात से ही इजरायली हवाई हमले हो रहे हैं। इजरायली सेना के मुताबिक इन हमलों से पहले हमास ने इजराइल की ओर 10 रॉकेट दागे, जिन्हें इंटरसेप्ट कर लिया गया। इसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास को इन रॉकेट हमलों का कड़ा जवाब दिया जाएगा,
जिसके बाद गजा पर हमले शुरू हुए। गजा के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इजरायली हमलों में कम से कम 20 लोगों की मौत हो गई है। खान यूनिस में एक मीडिया टेंट पर हुए हवाई हमले में एक पत्रकार समेत 2 लोगों की जान गई। और दूसरी ओर इजरायली कब्जे वाले वेस्ट बैंक में भी हिंसा भड़क गई है। वहां 3 फलस्तीनियों ने जब इजरायली सेना की गाड़ियों पर पत्थर फेंके तो इजरायली सेना ने उन पर गोलियां चलाई, जिनमें एक की मौत हो गई। फलस्तीनी अधिकारियों का कहना है कि वो एक टीनेजर था जिसके पास अमेरिकी नागरिकता थी। वो कुछ ही वक्त पहले यहाँ लौटा था। ये तनाव उस वक्त बढ़ रहा है जब इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम के लिए नए सिरे से कोशिशें की जा रही हैं। और संघर्ष विराम हो, इसके लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों मिस्र और जॉर्डन के साथ बातचीत के लिए काहिरा पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान गजा पर हुए इजरायली हमलों की निंदा की। दूसरी तरफ इजरायली पीएम नेतन्याहू सोमवार को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले हैं। वो दुनिया के पहले ऐसे नेता होंगे जो टैरिफ्स लगाने के बाद ट्रंप से मिलेंगे। ट्रंप ने इजराइल के भी सामान पर 17% टैरिफ लगाया है। इस पर और जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता योलान नेल। Well, President Trump has said that this meeting is about trade. The statement we had from the Israeli राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ये मुलाकात व्यापार को लेकर है। इस्राएली पीएम के ऑफिस से आए बयान में भी कहा गया है कि टैरिफ के मुद्दे पर बात होगी, पर साथ ही ये भी कहा गया है कि बचे हुए इस्राएली बंधकों की रिहाई पर भी बात होगी। अभी भी 59 बंधक हमास की कैद में हैं। माना जा रहा है कि उनमें से 24 अभी जिंदा हैं। ईरान से लेकर इस्राइल और तुर्की के रिश्तों पर भी बात होगी, जो हाल फिलहाल में तब बिगड़े जब तुर्की के पड़ोसी देश सीरिया में इस्राइल ने हमले किए। inside neighboring Syria. और 23 मार्च को दक्षिणी गजा में आपातकालीन सेवा के 15 कर्मचारियों के मारे जाने के बाद अब इजराइल ने माना है कि ये घटना उसके सैनिकों से गलती से हुई है। इस घटना में एम्बुलेंस समेत गाड़ियों के काफिले पर गोलीबारी की गई थी, जिसमें एक संयुक्त राष्ट्र की कार भी थी। और अब रुख पाकिस्तान का, जहां बड़े पैमाने पर अफगान नागरिकों के डिपोर्टेशन का सिलसिला जारी है। देश भर से चुन चुन कर अफगान नागरिकों को वापस भेजा जा रहा है। रविवार को अकेले तकरीबन 1636 अफगान नागरिकों को वापस उनके देश भेजा गया है। वहाँ सैकड़ों नागरिकों को सीमाई इलाकों में बनाए गए सेंटर्स में रखा गया है और जल्द ही उन्हें भी डिपोर्ट किया जाना है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की सरकार के मुताबिक 1 अप्रैल 2025 के बाद से 3000 अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को तोरखम क्रॉसिंग के जरिए वापस उनके देश भेजा गया है। इस पर ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता अजीज़ खान। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान पनाह गुज़ीनों के खिलाफ या अफगान रेफ्यूजीज़ के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। गुज़श्ता चंद दिनों के अंदर सिर्फ पंजाब से कोई 6000 के करीब उन अफगान्स को गिरफ्तार कर लिया गया है जो जिनके पास या तो अफगान सिटीज़न कार्ड थे या वो गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर मुकीम थे। उनको यहाँ पेशावर के इस मरकज़ में लाया जाता है और फिर यहाँ से उनको पाक अफगान सरहद पर तोरखम तक ले जाया जाता है। तोरखम में भी इसी तरह का एक मरकज़ कायम किया गया है जहां पर इन अफ़गान जो पनाह गुज़ीन हैं या ये रेफ्यूजीज़ हैं इनको वहां पे रखा जाता है और फिर उससे अफ़गान हुकाम के हवाले कर दिया जाता है। पेशावर के इस मरकज़ में उनकी वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर गाड़ियाँ भी मौजूद हैं और यहाँ पर उनकी वेरिफिकेशन के लिए जो नादरा है नेशनल डेटाबेस अथॉरिटी के जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं। वो उनकी सारी देखभाल करते हैं, उनको लुक आफ्टर किया जाता है और फिर यहाँ से उनको आगे भेजा जाता है। कल रात यहाँ पर जो अफगान शहरी पहुंचे थे उनको आज सुबह सवेरे तोरखम के रास्ते अफगान हुकाम के हवाले कर दिया गया है और अब पंजाब हुकूमत का कहना है कि उन्होंने भी कोई 6000 के करीब अब तक वो किए हैं जिनको अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। उनमें कोई 1800 के करीब ऐसे हैं कि जो अब भी मुख्तलिफ मराकज़ में हैं और उनकी वेरिफिकेशन के बाद उनको आगे भेजा जाएगा। इसी तरह सुबह सिंध में भी अफगान रेफ्यूजीज़ के ख़िलाफ़ वहाँ पर भी ऑपरेशन जारी और बलूचिस्तान में भी जारी है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में अब तक अफगान्स के ख़िलाफ़ कोई इस तरह की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही। इस खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला ने कहा है कि वो इन अफगान शहरियों के खिलाफ जो यहाँ पर मौजूद हैं अगर वो गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होगी, लेकिन जिनके पास अफगान सिटीज़न कार्ड है या जिनके पास कुछ प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। लेकिन यहाँ पर जो हमें पुलिस ज़राए ने कहा है कि उन्होंने उन अफगान शहरियों के खिलाफ जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम है उनकी मैपिंग का सिलसिला शुरू किया हुआ है, जबकि यहाँ पर ऐसी भी इतलात हैं कि जो यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर्स हैं या वो हैं उनको मना किया गया है कि वो कोई अगर अफगान नए आ रहे हैं तो उनको यहाँ पर रिहाइश के लिए मकान किराए पे नहीं देने। और नेपाल की सड़कों पर चीन का दबदबा बढ़ता दिख रहा है। वहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या बढ़ रही है, यहाँ तक कि वहाँ बिकने वाली 70% कारें ईवी हैं, जिनमें से 75% हिस्सा चीनी कंपनियों का है। वैसे तो ये कारें पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन इन्हीं कारों के जरिए चीन की कंपनियां यहाँ अपनी जगह बना रही हैं।
देखिए काठमांडू से बीबीसी संवाददाता दिलनवाज बादशाह की रिपोर्ट। नेपाल की सड़कों पर पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की तादाद बढ़ी है। ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार खरीदने के फायदे स्पष्ट हैं। पहले फर्स्ट तो पोल्यूशन के हिसाब से, दूसरा हिसाब वो जो पेट्रोल और डीजल में जो कॉस्ट आता है ना, ये कॉस्ट सेव होता है, चलने में भी बहुत कंफर्टेबल होता है। एक समय भारतीय कंपनी टाटा की इलेक्ट्रॉनिक कारों का दबदबा था, लेकिन पिछले कुछ सालों में चीन की कारों की तादाद 75% को भी पार कर गई है। मेजर प्लेयर्स इन नेपाल के बाजार में इस समय सबसे बड़े खिलाड़ी चीन की कंपनियां हैं, जैसे BYD, ओमोडा और जेको। साल 2022 और 2023 में टाटा का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। उस वक्त भारतीय कंपनियों खासकर टाटा की हिस्सेदारी लगभग 30 से 35% तक थी। लेकिन जब चीनी कंपनियां बाजार में आईं तो उन्होंने कड़ी टक्कर दी। उनके पास बेहतर टेक्नोलॉजी है और दाम भी कम है, जिससे वो और ज़्यादा कम्पेटिटिव बन गई। फिलहाल चीन की 30 से ज़्यादा कंपनियां नेपाल के बाजार में उतर चुकी हैं। अगर सरकार का समर्थन इसी तरह बना रहा तो EV का बाजार ज़रूर आगे बढ़ेगा। नेपाल में बढ़ता प्रदूषण चिंता बढ़ा रहा है। सरकार यहाँ ईंधन वाहनों के मुकाबले इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर भारी सब्सिडी देती है। 2017 में भारत के ब्लॉकेड ने लोगों को EV कारों की तरफ आकर्षित किया। नेपाल में EV रेवोल्यूशन में सबसे ज़्यादा हाथ इंडिया का ब्लॉकेड था। उस टाइम पर लीटर पेट्रोल का प्राइस था 500 रुपीज़। इस सब लोग को दिमाग में क्या हो गया, नेपाल में हम पेट्रोल के अल्टरनेट में कुछ चीज़ चाहिए। देन जब चाइनीज़ प्रोडक्ट मार्केट में इंटर किया, प्राइस गुड ऑफर किया। इलेक्ट्रिक कार चार्ज करने के लिए बिजली चाहिए, वो बिजली नेपाल में क्लीन एनर्जी स्रोत से आएगा। और अब रुख तुर्की का, और ये तस्वीर याद है आपको? तुर्की से ये फोटो, जब 2 हफ्ते पहले वहाँ बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए थे। जो पत्रकार इस तस्वीर को दुनिया के सामने लेकर आया था, उसे और 6 अन्य पत्रकारों को देश की सरकार ने ये कहते हुए हिरासत में ले लिया कि वो सरकार विरोधी प्रदर्शनों को कवर कर रहे हैं, और ये सब इसलिए ताकि दुनिया के सामने तुर्की का सच सामने ना आ सके। ये प्रदर्शन तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान के मुख्य प्रतिद्वंदी इकराम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद हुए थे, जिसमें अब तक 2000 लोगों को हिरासत में लिया गया। और ये तस्वीर लेने वाले पत्रकार का नाम है यासीन एकगुल, जिन्हें 2 दिन जेल में रखा गया। कैसे पहुंचे वो जेल, क्या हुआ वहाँ, ये जानने के लिए बीबीसी संवाददाता ओला ग्वेरिन ने उनसे खास बातचीत की। अपनी पत्नी और बेटे को गले लगाते ये है तुर्की के फोटो जर्नलिस्ट यासीन एकगुल, जो जेल में 2 रात काटने के बाद रिहा हुए, लेकिन वो अभी भी आरोपों का सामना कर रही हैं। हम उनके साथ उनके घर गए, जहां उन्होंने हमें कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाई जो दुनिया भर में फैल गईं। The first one, no gas, no police attack. इन्हीं की वजह से उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ा। ये तस्वीरें बड़े पैमाने पर हुए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों की है, जिन्हें अब बैन कर दिया गया है। कुछ लोग इसे तुर्की के वजूद की लड़ाई मानते हैं। तस्वीरें लेने के कुछ घंटे बाद ही पुलिस उनके दरवाजे पर थी। उस वक्त उनके बच्चे भी घर में थे। उनकी बेटी इपेक बस 3 साल की हैं, वहीं 8 साल के उनके बेटे उमूट हैरी पॉटर के फैन हैं। बहुत सारे पुलिसकर्मी थे। उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ्तार करने का आदेश है, पर मुझे ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। मेरा बेटा तब जगा हुआ था, मैं उसे बता भी नहीं सकता था कि क्या हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान मैंने काफी हिंसा, टीयर गैस देखी, लेकिन पुलिस के मेरे घर पर आने से मैं बहुत ज्यादा डर गया था। तुर्की की सड़कें शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर हुए पुलिस के अत्याचारों की चश्मदीद बनी। तुर्की के एक और पत्रकार ने वीडियो फिल्माया जिसमें पुलिस प्रदर्शनकारियों को पीटती हुई दिख रही है। यासिन का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी AFP के लिए प्रदर्शन कवर करने के दौरान उन्हें भी पीटा गया था। वो कहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी दूसरों के लिए एक चेतावनी है। Yes,
This message all the journalists not shooting. ये सभी पत्रकारों के लिए एक संदेश है कि तस्वीरें ना लें, मुंह ना खोलें। वो बाकी पत्रकारों को डरा रहे हैं कि अगर वो दोबारा प्रदर्शनों को कवर करने गए तो उन्हें भी ऐसा कुछ झेलना पड़ सकता है। Bu korkuyu verdiler. स्वीडिश पत्रकार योआकिम मेडिन के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो अभी जेल में है। उन पर देश में आतंक फैलाने और राष्ट्रपति की बेइज्जती करने का आरोप है। उनके अखबार का कहना है कि वो बस अपना काम कर रहे थे। This is growing, the biggest street protest here in Turkey in more than a decade. और बीबीसी के पत्रकार मार्क लोविन को भी विरोध प्रदर्शनों की रिपोर्टिंग करने के बाद मार्च के आखिर में तुर्की से डिपोर्ट कर दिया गया। उन पर आरोप लगाया गया कि वो देश की व्यवस्था के लिए एक खतरा है। Stifled. खतरे में सिर्फ पत्रकार ही नहीं, बल्कि मेयर इकरम इमामोगलू के वो करीबी लोग भी हैं जिन्हें गिरफ्तारी से पहले यहाँ देखा गया था। उन्हीं के एक वकील को कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया था। क्या अब ये डर भी है कि जो भी इकरम इमामोगलू का बचाव करेगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा? बिल्कुल, थोड़ा डर तो है, लेकिन जैसा मैंने कहा, हमें अपने उसूलों के हिसाब से चलना होगा और हमें किसी भी कीमत पर तुर्की के लोकतंत्र, कानून व्यवस्था और आज़ादी को बचाए रखना होगा। Democracy and the rule of law and our basic freedoms in Turkey. विपक्ष का कहना है कि लोगों की आज़ादी खतरे में है और इसलिए उनके समर्थक सड़कों पर उतरते रहेंगे। पर विरोध प्रदर्शन भी जारी हैं और उन पर सरकार की कार्रवाई भी। बीबीसी संवाददाता ऑरला ग्वेरिन की रिपोर्ट। और अब मिलिए उस डॉग से जिसे वेल्स देखना पसंद है। मेसी नाम के इस डॉग ने जब अपने वेल वॉचिंग टूर पर एक हम्पबैक वेल को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और देखिए वो कैसे एक्साइटेड होकर भौंकने लगा। मेसी की ऑनर और बोट कैप्टन क्रिस्टी का कहना है कि मेसी समंदर में इन बोट्स पर ही बड़ा हुआ है और शायद इसीलिए उसे वेल्स देखना बेहद अच्छा लगता है। और कार्यक्रम के लिए फीडबैक देने के लिए आप मुझे एक्स पर लिख सकते हैं @BBC सारिका पर। आज के लिए इतना है।